नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में और हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोल वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो एक छोटा सा प्रश्न जरूर बनता है। आज हम पढ़ेंगे चोल वंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में जो एक है चोल वंश, उसके बारे में हमारी किताब में दे रखा है विस्तृत रूप से। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ने से पूर्व मेरी आपसे पुनः विनती कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि वे भी इस अध्यापन से जुड़ सकें। तो शुरू है आज का जो हमारा टॉपिक है चोल वंश। चोल वंश के बारे में हमें विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है ना। जो चोल वंश का जो इतिहास है उसमें साहित्यिक स्रोत हैं, है ना, अभिलेख हैं, कुछ सिक्के हैं, है ना, कुछ विदेशी ग्रंथ हैं। इनसे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है चोलकालीन शासन व्यवस्था की, चोलकालीन समाज की, है ना। चोलकालीन जो शासक हुए उनके बारे में हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है। तो पढ़ते हैं चोल वंश। दक्षिण भारत में, यानी हमारा जो दक्षिणी भारत है, आपको ज्ञात है जो दक्षिणी भारत है प्रायद्वीप भारत है, जिसे दक्कन का पठार हम कहते हैं। दक्षिणी भारत में, है ना, 3 प्रमुख जो राज्य जो राजवंश थे, जैसे पांड्य, चेर और चोल, है ना। जैसे ये चोल राज्य है, ये पांड्य है और ये चेर है। ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश माने जाते हैं, है ना। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से लेकर जो दक्षिणतम बिंदु है अंतरिक्ष, वहां तक ये साम्राज्य फैले हुए थे, तीनों साम्राज्य, है ना। तो ये चोल, चेर, पांड्य साम्राज्य दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे 3। इनके बारे में बहुत सारी जानकारी अशोक के अभिलेखों से भी हमें मिलती है। जो अशोक के अभिलेखों से इन राज्यों का स्वतंत्र रूप से विवरण मिलता है। अशोक के जो आपने पढ़ा होगा, हमने जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो अशोक के अभिलेख थे, जैसे अशोक का अभिलेख जैसे 3 है, जैसे 13 है, उन अभिलेखों में इन राज्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी देती कि उस समय में ये राज्य थे, स्वतंत्र रूप से थे, इनको सीमांत राज्यों की श्रेणी में रखा गया था। तो इससे ज्ञात होता है कि अभिलेखों में भी इन राज्यों की हमें जानकारी मिलती है ना। संगम साहित्य इस किताब में दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो संगम साहित्य, इन संगम साहित्यों से ही 3 राजवंशों के बारे में हमें प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। संगम साहित्य क्या है कि तमिल भाषा में प्राचीनतम जो साहित्यिक रचनाएं हुई है उन्हीं को संगम साहित्य कहा गया है। संगम साहित्य कैसे लिखे जाते थे? एक संगोष्ठी, एक संघ का आयोजन होता था। उस आयोजन में अनेक लेखक आते थे और वो कुछ लिखते थे अपने राजवंशों के बारे में। तो उसी से इस संगम साहित्य का निर्माण हुआ। इन संगम साहित्यों में भी चेर, पांड्य और जो चोल साम्राज्य उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। जो प्रारंभिक चोल साम्राज्य उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। संगम साहित्य, इस साहित्य में इन राजवंशों की प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है, मैंने बता दिया आपको। अब चोल वंश, है ना। चोल वंश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चोल वंश पेन्नार में वल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। जो ये दक्षिण में तमिलनाडु वाला जो प्रदेश है, वहां पर ये जो पेन्नार और वेल्लारू जो नदियां हैं, उन नदियों के मध्य स्थित था और ये तमिल भाषी थे। यहाँ के जो शासक थे, यहाँ की जो प्रजा थी वो तमिल भाषी थी तथा इन्होंने तमिल भाषा को खूब, है ना, प्रोत्साहित किया और खूब सारे जो ग्रंथ हैं तमिल भाषा में लिखे गए। और इसमें जो प्रमुख हैं वो हैं तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरुल। जो कुरुल बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक तमिल ग्रंथ है। इसके बारे में 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपनी किताब में भी दे रखा है ना। कुरुल ये प्रसिद्ध ग्रंथ तमिल भाषी माना जाता है। अब जो प्रमुख शासक आता है वो करिकाल। प्रारंभिक जो चोल कालीन जो शासक है सर्वप्रथम, और जो प्रारंभिक जो शक्तिशाली जो शासक चोल, वो माना जाता है करिकाल। इसके जो दे रखा है
सन 100 ईस्वी। किताबों में कहीं कहीं 190 है ना, कहीं कहीं 190 भी दे रखा है, लेकिन अपनी जो किताब है उसमें 100 ईस्वी के बारे में दे रखा है। करी काल, संगम काल का जो प्रथम और प्रमुख राजा ये माना जाता है। जो संगम कालीन जो शासक हुए हैं चोल साम्राज्य में, उसका ये प्रथम शासक माना जाता है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाओं का वर्णन हमें इतिहास के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे इसके बचपन के बारे में बताया जाता है कि इसका जो बचपन है बड़ा ही दुख में और कष्ट में व्यतीत हुआ है। इसमें बताया गया है कि इसका बचपन में पैर जल गया था, है ना, पैर जल गया, इसको दुश्मनों ने, इसके शत्रुओं ने इसको कैद कर लिया, लेकिन ये वीर था, साहसी था, है ना, और हिम्मत वाला था, और इसने कुछ ही समय पश्चात पुनः अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को पराजित कर और एक संगठित साम्राज्य की इसने नींव रखी। इसने चेर, पांड्य और अन्य जो 11 सामंत है उनको इसने पराजित किया। इसके काल की जो सबसे बड़ी घटना है, जो सबसे बड़ी विजय है, अपनी किताब में भी दे रखी इसके बारे में, सिंहल विजय। श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है सिंहल विजय, प्राचीन में इन तीनों जो साम्राज्य, इन साम्राज्यों के जो संबंध है, सामुद्रिक जो प्रदेश है, जो देश है, इनसे इनके संबंध रहे, कहीं कहीं पर कटुतापूर्ण रहे, युद्ध की तरह भी रहे। तो करिकाल के बारे में बताया गया कि इसने सिंहल विजय की थी, श्रीलंका को जीता था और उसको बुरी तरह पराजित करके वहां से लगभग 12,000 युद्ध बंदियों को, व्यक्तियों को ये कैद करके अपने यहाँ लेकर आ जाता है। और यहाँ पर इसने कावेरी नदी के आसपास एक बड़ा सा बांध बनवाया और इसने अपने राज्य में एक बंदरगाह का भी निर्माण कराया इन युद्ध बंदियों के द्वारा। ये बहुत ही बड़ी घटना इसकी मानी जाती है ना। इसने चोल राज्य की जो राजधानी है उरुगपुर या उरयूर से इसने कावेरी पत्तनम ये ले गया था। मतलब इसने जो अपने राज्य की जो राजधानी है, पहले जो उरुगपुर थी, उसके स्थान पर इसने इसको कावेरी पत्तनम में बदल दिया। ये कावेरी पत्तनम को इसको अपनी राजधानी बना लिया। तो ये करिकाल के बारे में प्रारंभिक ये जो पूर्ववर्ती जो शासक हुए चोल वंश के, उसमें से इसकी जानकारी। इसके बाद में जो इतिहास है वो चोलकालीन अंधकार में पूर्ण है। इसके बाद निर्बल शासक हुए और पुनः सत्ता इनसे छिन गई। लगभग काफी समय तक, लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य तक इस राजवंश के बारे में विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। इसके बाद में जो शासक बनते हैं जैसे विजयपाल है, प्रांतक है ना, राजेंद्र चोल है, राजराज है, ये महत्वपूर्ण शासक है ना। करिकाल के बाद जो चोल साम्राज्य है वो धराशायी हो जाता है। उसका इतिहास बाद में अंधकार में होता, निर्बल शासक होते हैं। बाद में विजयपाल नामक एक शासक आता है, यानी करिकाल के बाद ये पल्लवों के सामंत हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। तो विजयपाल जो शासक है 850 ईस्वी में शासक बनता है। ये पल्लवों का ही सामंत होता है, लेकिन पल्लवों के साथ रहते रहते अपनी शक्ति को बढ़ाता है और चोल साम्राज्य की ये पुनः स्थापना करता है। इसके बाद में जो शासक आता है आदित्य प्रथम, 880 से 907 तक ये शासक रहता है। ये शक्तिशाली होता है। ये पल्लवों से चोलों को मुक्त कराता है। इसने चोलों को पल्लवों से पूर्ण स्वतंत्र किया तथा पल्लव नरेश अपराजित को इसने हरा दिया। अपराजित को इसने पराजित किया और चोलों को पल्लवों से मुक्त किया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इसके बाद में जो शासक बनता है प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम भी शक्तिशाली रहता है आदित्य प्रथम के जैसे ही। इसने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया, यानी इसने पल्लवों को
पल्लवों का जो ये सामंत है इसको बुरी तरह से इसको इन्हें कुचल दिया और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। इसने साथ ही जो पांड्य थे इनकी राजधानी पांड्यों को हराकर इसकी राजधानी मथुरा पर भी इसने अधिकार कर लिया था, अर्थात प्रधान तक शक्तिशाली था। इसने चोलों के जो राज्य को इसने बढ़ाया, आसपास के शत्रुओं को इसने नष्ट किया। अब इसके बाद में जो चोल कालीन सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपोर्टेंट जो शासक आता है वो होता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम वेरी इंपोर्टेंट है। चोल शासन में, चोल साम्राज्य में मात्र दो ही जो शासक है, एक राजराज प्रथम और एक चोल प्रथम। वेरी इंपोर्टेंट, लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, है ना। तो राजराज प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। इस वंश का, इस साम्राज्य को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला शासक होता है ना। इसने मद्रास, मैसूर, कुर्ग को अपने अधिकार में लेकर संपूर्ण दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट ये बन जाता है। दक्षिण भारत का एकमात्र ये सम्राट बन जाता है। राजराज प्रथम का जो शासन काल है 985 से लगभग 1013 ईस्वी तक ये शासक रहता है। इसका जो प्रारंभिक नाम है वो अरुमोलीवर्मन होता है। इसका जो प्रारंभिक नाम है वो अरुमोलीवर्मन होता है। इसने इसके समय की जो सबसे बड़ी विजय है, जैसे करिकाल जैसे, वो है सिंहल विजय, श्रीलंका की विजय। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम या महेंद्र पंचम को ये परास्त करता है। इसने तंजौर में, इसकी जो सबसे बड़ी वेरी जो मोस्ट उपलब्धि है इसकी इंपोर्टेंट, वो है इसका जो राजराजेश्वर जो मंदिर है, ये भगवान शिव का बड़ा भक्त होता है, बड़ा पुजारी होता है ना। इसने भगवान शंकर का तंजौर में, जिसे वरदेश्वर का या राजराजेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है, चोल संस्कृति का, चोल कला का अनुपम उदाहरण ये माना जाता है। इसने अनेक अन्य राज्यों को भी इसने जीता, जैसे वेंगी के चालुक्य, इनको भी इसने परास्त किया, पांड्यों को सब, यानी जो इसके अधीन लगभग इसने संपूर्ण दक्षिण भारत को इसने अपने अधीन कर लिया और दक्षिण भारत में एक छत्र सम्राट ये बनकर उभरा। ये युद्ध विजय कलाओं के अपितु अन्य कलाओं में भी निपुण था। इसने बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए, भगवान शिव का ये भक्त था। साथ ही ये अन्य कार्यों में भी निपुण था, जैसे इसने एक दूत मंडल चीन भी भेजा, है ना। इसी के समय इसने भूमि का सर्वेक्षण कराया, भूमि की पैमाइश कराई, पुनः सर्वेक्षण कराकर नए कर को इसने लागू किया। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन अपनी किताब में बहुत ही कम दे रखा है, लेकिन फिर भी हमने इसके बारे में कुछ और अच्छा पढ़ने का प्रयास किया। आगे इसके बाद में जो शासक आता है वो राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल राजराज प्रथम के जैसे ही शक्तिशाली, उससे बड़ा शक्तिशाली होता है और अपने साम्राज्य की सीमाओं को खूब फैलाता है। राजेंद्र चोल का जो शासन काल है 1016 से लेकर 1044 ईस्वी तक ये शासक रहता है। इसके पास शक्तिशाली नौसेना, जो जलियान सेना है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है और उसी के बलबूते पर इसने लगभग जो द्वीप समूह है उन सभी द्वीप समूहों पर इसने विजय हासिल की, जैसे इसने पेगु, मर्तबान, अंडमान और अन्य जो द्वीप समूह उनको इसने नौसेना के बल पर इनको जीत लिया था। इसकी जो सबसे बड़ी विजय आती है वो है इसने पाल शासक, बंगाल का जो पाल शासक है महिपाल, उसको परास्त कर, कलिंग को जीत कर, बिहार को जीत कर और लगभग उत्तर में गंगा नदी के क्षेत्रों को ये जीत लेता है और इसी उपलक्ष्य में ये गंगे कोल्ड चोल की उपाधि धारण करता है। वेरी इंपोर्टेंट, एकमात्र ये शासक होता है दक्षिण का जो उत्तरी भारत में गंगा नदी के क्षेत्र को जीत लेता है और गंगा क्षेत्र को जीतने के उपरांत ये गंगे कोल्ड चोल की उपाधि धारण करता है। ये एकमात्र पहला भारतीय शासक होता है जिसने अरब सागर पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, प्रभु सत्ता स्थापित की थी, अरब सागर पर भी अपना कब्जा स्थापित किया था। इस प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण शासक है, राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम। इन दोनों से ही अपनी परीक्षा में क्वेश्चन पूछने की संभावना। इसके बाद में राजेंद्र चोल के बाद जो शासक बनता है वो राजा धीराज प्रथम
जिसका शासन 1044 से 54 ईस्वी तक होता है। ये शासक शुरुआती दौर में चालुक्यों से इसका संघर्ष होता है, चालुक्यों को ये पराजित भी करता है ना। ये चेर, चोल, पांडे इनके संघ को विभाजित भी करता है और अश्वमेध यज्ञ भी ये करता है। लेकिन बाद में चालुक्य शासक सोमेश्वर से ये कोपम के युद्ध में मारा जाता है, इसके सोमेश्वर के हाथों ये मारा जाता है। इसके बाद में जो शासक बनता है वो राजेंद्र द्वितीय 1052 से 64 तक ये शासक बनता है। और इसने जो चालुक्य से इसका जो संघर्ष चल रहा था इसके पिता का, उसका ये बदला लेता है। कुंडल संगम युद्ध में सोमेश्वर प्रथम को ये पराजित करता है और अपने महाराजा राजा धीराज की पराजय का ये बदला ले लेता है। इसके बाद बहुत ही कमजोर शासक होते हैं, उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं, कुछ एक छोटे शासक बनते हैं। बाद में एक शासक का नाम आता है कोलोतुंग प्रथम 1077 से 1122 तक ये शासक रहता, लगभग 40 वर्षों तक ये शासन करता है। ये अच्छा शासक होता है, इसके बारे में भी खूब सारे ऐतिहासिक साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, है ना। इसकी जो माँ है वो चोल राजकुमारी होती है और जो इसके पिता है वो चालुक्य होते हैं। अर्थात ये दो राजवंशों का मिश्रित शासक होता है। लगभग 40 वर्षों तक ये शासन करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने 72 शिष्ट मंडलों का एक मंडल चीन भेजा था। इसने भूमि की पैमाइश, भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया था। इसके बहुत सारे कार्यों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में चोल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लग जाता है। छोटे छोटे शासक होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। बाद में पांड्य, पल्लव और चेर ये शक्तिशाली हो जाते हैं। अंततः जो अंतिम चोल शासक होता है वो राजेंद्र तृतीय होता है और बाद में ये पांड्यों के अधीन हो जाते हैं। अंत में चोल साम्राज्य दो भागों में बट जाता है, पांड्य और होयसल, ये दो साम्राज्यों में बट जाता है। इसके बाद में चोल साम्राज्य का अंत हो जाता है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण चोल साम्राज्य का अध्ययन किया।